हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि जो आपका चार्ज्ड रिंग होती है, यानी आवेशित विलय होता है, उसके कारण किसी एक एक्सियल पॉइंट में, किसी एक अक्षीय बिंदु पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, वो क्या होती है। इस डेरिवेशन को हम कर रहे थे। तो बच्चों, आज हम इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल ये कंप्लीट नहीं हुआ था और जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, वलय है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या है, आपका चार्ज है, आवेशित है। अब यहाँ पे एक अक्षीय बिंदु हमने लिया जो कि आपका पॉइंट बी पी था। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें जो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसे हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहले जो है, हमने जो आपका ये रिंग है, इसका एक छोटा सा भाग माना था जो कि आपका ए बी था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट ए बी हमने माना था। अब इसकी जो लंबाई है वो हमने dl ली, और यहाँ पे जो चार्ज है, इस भाग पे जो चार्ज है वो हमने dq लिया, और ये जो पूरा विलय है या रिंग है, इसका जो चार्ज है वो आपका जो है q है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका ये रिंग है, इसकी जो है रेडियस हमने a ली, इसकी जो त्रिज्या है वो a है, और जो इसका सेंटर पॉइंट है यानी O है, केंद्र बिंदु है, वो जो P पॉइंट है, ठीक है, P बिंदु है, उससे r दूरी पे, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका AB है, इसके जो है विपरीत या इसके ऑपोजिट तरफ जो है हमने एक दूसरा जो है पार्ट लिया था, जिसे हमने A डैश B डैश कहा था, और इसकी लंबाई भी आपकी dl थी, और इसका चार्ज भी dq था, यानी ये उतना ही लंबा है जितना आपका AB है, तो इसमें चार्ज भी उतना है। अब इन दोनों के कारण पॉइंट P पर, बिंदु P पर E की वैल्यू क्या होगी, ये हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो है आपकी ए बी की पी से दूरी निकाली और ए डैश बी डैश की पी से दूरी, तो दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो दोनों की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। इसके लिए हमने जो आपका ट्राइंगल है सीओपी, जो आपका त्रिभुज है सीओपी, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चला कि जो आपकी सीपी है, जो सीपी लंबाई है या ए बी की जो दूरी है पी से, वो अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ए डैश बी डैश की भी दूरी पी से कितनी आई, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो ई होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, ए बी के कारण P बिंदु पे कितना होगा, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए बी के कारण P पॉइंट पे E की वैल्यू आई। इसी तरीके से ए डैश बी डैश की P पॉइंट पे भी जो है E की वैल्यू यही आई। इतना हमने डिस्कस किया था। अब ये जो E है, ठीक है, यहाँ पे वो आपका जो होगा वो इस दिशा में होगी, यानी जो ए बी है, ये आपके पास ए बी है, ये जो ए बी है, ठीक है, इसके कारण जो ई की डायरेक्शन होगी वो ये हो। ठीक है, ए बी के कारण डीई की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, जो इसके कारण ए बी के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा आपकी ये होगी डी।
इसी तरीके से अगर हम बात करें ए डैश बी डैश की, तो इसके कारण पी बिंदु पे जो डीई की दिशा होगी वो इधर, तो ये इसकी होगी, इसे हम डीई डैश मान लेते हैं, और इसकी भी वैल्यू वही होगी जो डीई की है, और ये भी जो है आपका थीटा एंगल पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है डीई को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो डीई जो है आपका वो दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक है डीई कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा है आपका डीई साइन थीटा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीई ये है, ठीक है, और डीई कॉस थीटा आपका ये है, डीई आपका ये है, तो डीई का डीई कॉस थीटा आपका ये वाला हो गया, यानी पीएक्स हो, पीएक्स क्या है आपका डीई कॉस थीटा की डायरेक्शन है। इसी तरीके से डीई साइन थीटा जो हो जाएगा वो पी वाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम डीई डैश की बात करें, ठीक है, तो डीई डैश के लिए जो है डीई डैश कॉस थीटा जो होगी वो वही उसी दिशा में होगा जिस दिशा में डीई कॉस थीटा है, और जो डीई साइन थीटा है वो इस दिशा में होगा, यानी हम कह सकते हैं ओजेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बना, ये आपका डीई है और ये आपका डीई डैश, ठीक है। अब ये डीई डैश के कारण इसका जो कंपोनेंट है डीई कॉस थीटा वो इस दिशा में हो जाएगा, और डीई के कारण डीई कॉस थीटा भी इसी दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे इस, ठीक है। अब डीई डैश के कारण जो डीई साइन थीटा होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ये आपका डीई डैश साइन थीटा है, और इसी तरीके से डीई के कारण जो डीई साइन थीटा होगा वो इस दिशा में, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो डीई डैश है या डीई है वो दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो आपका जो डीई जो है आपका जो डीई आया था, तो डीई बराबर आपका आया था 12 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आया था। अब जो ए डैश बी डैश है उसकी भी लंबाई सेम है, बराबर है, वही है जो ए बी की है, उसका जो चार्ज है उसपे जो आवेश है वो भी डी क्यू है, ठीक है, और उसकी जो दूरी है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो जो आपका डीई डैश है वो भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो डीई है और जो डीई डैश है ये लगभग आपका जो है ये बराबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डीई डैश साइन थीटा की और डीई साइन थीटा की, क्योंकि डीई डैश और डीई क्या है बराबर है, तो डीई साइन थीटा और डी जो आपका डीई डैश साइन थीटा है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, ठीक है, लेकिन इनकी दिशा जो है वो विपरीत होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। एक जो है आपका इस तरफ है, इस दिशा में है, दूसरा इसके ऑपोजिट दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जो आपका डीई डैश साइन थीटा है और जो आपका प्लस करेंगे आप डीई साइन थीटा का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण सेम है, बराबर है, लेकिन दिशा अलग है, इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं डीई डैश कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा की, ठीक है, तो ये दोनों एक ही दिशा में है, आप देख सकते हैं, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि डीई कॉस थीटा को जो है हम एज इट इज ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया कि जो आपका ए बी है, ठीक है, उसके एक वर्टिकल, उसकी जो दूसरी दिशा है डायमेट्रिकली ऑपोजिट दिशा में हमारे पास एक और उतना ही लंबा एलिमेंट होगा, उसके कारण भी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब हम क्या करते हैं, हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो आपका डीई साइन थीटा है वो 0 है,
ठीक है, दोनों का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है, इसलिए दोनों का समेशन यानी दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। या अगर हम पूरे रिंग की बात कर रहे हैं तो हम पूरे रिंग को ले रहे हैं समेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन DE साइन थीटा जो है आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले हमने एक छोटे एलिमेंट की बात करी, AB और A', B' की बात करी। ठीक है, इसकी बात करी, तो ये हमने देखा कि इसका जो साइन कंपोनेंट है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो आपकी पूरी रिंग है, रिंग का जो हर एक हिस्सा होगा, हर एक पॉइंट होगा, उसके जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा पॉइंट होगा, सबका होगा, आप जानते हैं, तो वो आपस में साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, DE का कॉस कंपोनेंट, सिर्फ उसका आपका कॉस कंपोनेंट बचेगा। तो आपका समेशन DE साइन थीटा आपका क्या हो गया, 0। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो जब हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो आपका फिर ये आपका रिजल्टेंट यही होगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो अब हम E होगी। DE जो हम ले रहे थे, तो DE जो था आपका वो एक छोटे कंपोनेंट के लिए था, AB या A', B' के लिए था। अब हम पूरे की पूरी रिंग के लिए ले रहे हैं, तो आप E लेंगे। ठीक है, तो E जो होगा वो बराबर हो जाएगा DE कॉस थीटा के सुमेशन के, यानी यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं, पूरी की पूरी रिंग को ले रहे हैं, पूरा आपका जो विलय है या रिंग है उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने समेशन लिया है। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ये आपका है कॉस थीटा की हमें वैल्यू निकालनी। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपका डायग्राम से निकलेगा, ये आपका क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, ये आपका पॉइंट C है, ये O है, तो ये क्या है, आपका एक त्रिभुज है, सम जो आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ये आपका। ठीक है, OCP ये आपका ट्राइंगल है। अब इसमें आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा इस केस में क्या होगा आपका, OP अपॉन CP। अगर मैं इस डायग्राम को ढंग से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका पॉइंट C है, ये आपका बिंदु O है, और ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है, इसकी वैल्यू A थी, इसकी वैल्यू R थी, तो आपका जो CP की वैल्यू आई पाइथागोरस थ्योरम से वो आपकी R² प्लस A² का अंडर रूट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि OP जो है वो R है। ठीक है, और जो आपका CP है, CP है अंडर द रूट R² प्लस A²। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम DE की वैल्यू लेंगे जो हमने यहाँ पे निकाली थी इक्वेशन A में, और हम cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, DE की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू, यानी E की जो वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी समेशन DE कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R² प्लस A²। ठीक है, और cos थीटा कितना आया आपका, cos थीटा आया R अपॉन R² प्लस A² का 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R DQ R² प्लस A²।
इसकी पावर 1 है, दूसरे की हाफ है, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अभी आपके पास इसमें समेशन भी है। अब हम ये जानते हैं 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, आर भी इसके लिए कांस्टेंट होगा, अपॉन r² + a² होल 3/2। अब समेशन जो है वो आपका dq पे चल जाए। अब जो dq है वो हमने रिंग का एक छोटा पार्ट लिया है, ठीक है। इसका जो समेशन होगा वो एक पूरे रिंग को का चार्ज दिखाएगा, पूरे रिंग में आवेश जो है वो आपका समेशन dq दिखाएगा। ठीक है, तो ये बराबर होता है आपके q के, तो आप इसकी जगह q रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q r अपॉन r² + a² का होल 3/2। तो ये E की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप E की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर हम इसकी दिशा देखें, E की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो E की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जो होगी वो इस दिशा में, यानी px की दिशा में, ये वाली दिशा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम केसेस की बात करते हैं। कुछ केसेस है हमारे पास। पहला केस है व्हेन p क्या है आपका पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है, लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप। जब बिंदु P लूप के या वलय के केंद्र पर होगा। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है जब P जो है वो केंद्र पर होगा, यानी जो आपका रिंग है उसके केंद्र पर, यानी O पर, यानी इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये क्या है, केंद्र है O। तो अगर P यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर P यहाँ पे होगा तो कोई बच्चा बता सकता है कि R की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे डायग्राम में देखिए आपको बताना है कि अगर P जो है वो O पे होगा, यानी सेंटर पे होगा, जो आपका रिंग है उसके सेंटर पे, उसके केंद्र पे होगा, तो R की वैल्यू क्या होगी। GIC कलजी खाल, कोई बच्चा, एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। अगर हम P का जो P बिंदु है उसे अगर हम O पॉइंट पे, O बिंदु पे लेते हैं तो R की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू क्या होगा। कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। जो ये डेरिवेशन था इसमें हमने P बिंदु जो है R दूरी पे लिया सेंटर से, तो अगर हम P बिंदु को O पे रख देंगे, सेंटर पे रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी। GIC कलजी खान, जो बच्चा अभी खड़ा हुआ वो माइक लेके आंसर दीजिए। ये तो बहुत इजी आंसर है। अगर आपका जो P बिंदु है वो O पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगी R की वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं R क्या है, O और P के बीच की दूरी, और P को हम O पे ले गए, सेंटर पे ले गए, केंद्र पे ले गए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी। कोई भी एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। GIC बंदिया, किसी बच्चे को आंसर आता है इसका, कि अगर आप P बिंदु, आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपके डायग्राम है, P बिंदु को अगर हम O पे रख दें तो R की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि O और P के बीच की दूरी R है, तो आप ये बताइए कि अगर P को O पे रख देंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी। R क्या हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका डायग्राम दिख रहा है, तो हाथ खड़ा कीजिए। GIC झनकट, GIC झनकट, क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कि अगर आप P बिंदु को, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे P बिंदु है, तो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे P बिंदु है, इस P बिंदु को अगर हम O बिंदु पे ले आए तो जो R है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी। GIC झनखट, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए।
अगर आप P बिंदु को O बिंदु पे लेके आ जाते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि O और P क्या है, O और P के बीच की दूरी क्या है? R है। तो आपको ये बताना है, अगर आप P को O पे रख देते हैं, इस रिंग के केंद्र पे यानी O पे रख देते हैं, तो R की वैल्यू क्या होगी? मैम R की वैल्यू 0 है। वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है? दीपक सिंह अधिकारी। दीपक बेटा, वेरी गुड। सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे। आपको इतना इजी आंसर नहीं आ रहा था? अगर आप P बिंदु को O पे रख देंगे तो क्या हो जाएगी? R की वैल्यू 0 हो जाएगी। बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड। आपको इतना सा आंसर नहीं आ रहा था? तो बच्चों, जब आपका P जो है पॉइंट, उसको अगर हम सेंटर पे लेके आ जाते हैं यानी O पे रख देते हैं, तो आपकी जो R की वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो R क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब जब R 0 हो जाएगा तो जो आपका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला क्या है? E बराबर क्यू आर अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2। अब इसमें अगर आप R की वैल्यू रख देंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगर R जो है वो बड़ा हो जाएगा A से, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? हम जो है A को हटा देंगे, यानी आपका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का होल 3/2, क्योंकि A क्या हो गया है? छोटा हो गया है, इसे हमने निग्लेक्ट कर दिया है। तो E हो गया आपका बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आपका R जो है वो बड़ा हो जाएगा A से, तो E की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे R जो है वो आपका 3 से जो है 3 को काटेगा तो ये 2 बच जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आपकी आंसर। तो बच्चों, आज हमने जो आपका टॉपिक है चार्ज रिंग का वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका जो है एक डायपोल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस समय उसका टॉर्क क्या होता है ये हम निकालेंगे। आई होप आज जो आपको चैप्टर्स पढ़ाया गया है, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर से आपको जो है आंसर देने की पूरी कोशिश करनी है। आपको रिस्पांस पूरा देना है, आप रिस्पांस नहीं दे रहे, ठीक है, आपको रिस्पांस देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।